आज हम लोग चेतना बायोलॉजी प्लेटफॉर्म पर पार्ट 8 पुष्पी पौधों में जनन के बारे में पढ़ेंगे। सबसे पहले यदि आप चैनल पे फर्स्ट आए हो तो सब्सक्राइब और शेयर करें। इससे पहले हम लोग पुष्पी पौधा में जनन के बारे में पार्ट 7 तक पढ़ चुके हैं। तो अब जो हम लोग आज पढ़ेंगे पार्ट 8 पढ़ेंगे। तो हम लोग आगे चलते हैं और ये पढ़ रहे हैं कि इसके बारे में कौन सा चक्र के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, अच्छे तरीके से सुनिए। इससे पहले हम आपको पढ़ा रहे थे कि एक पूर्ण पुरुष में 4 चक्र होते हैं, जिसमें हम आपको 2 चक्र पढ़ा दिए हैं। पहला का नाम था, याद होगा आपको, दलपुंज, बाह्य दलपुंज। ये दोनों चक्र पढ़ाया गया, जो दोनों सहायक चक्र था। ठीक है, अब हम आप जो आपको पढ़ाएंगे वह पढ़ाएंगे पुमंग। क्या पढ़ाएंगे? पुमंग। तो आज जो हम लोग पढ़ेंगे पुमंग के बारे में। ये जो हम आपको संरचना बना रहे हैं, ये है पुष्प का संरचना। ये संरचना पुष्प का है। यहाँ जो संरचना है ये थैलेमस है। इसी थैलेमस से ये विकास होगा, यहाँ फिर यहाँ भी विकास होगा। ये पुमंग है। यहाँ बाह्य दल होता है, जिस तरह से यहाँ निर्माण किए थे। ये हो गया बाह्य दल, ये क्या हो गया? बाह्य दल। और यहाँ हो गया दलपुंज। ठीक है, यही पुष्प का संरचना था, जिसमें से हम आपको इसको बताए थे पहला चक्र, इसको दूसरा और इसको तीसरा। तो आज जो हम पढ़ेंगे वह तीसरा चक्र ही पढ़ेंगे। कौन सा चक्र पढ़ेंगे? तीसरा चक्र, जिसका क्या नाम होगा? पुमंग नाम होगा। क्या नाम होगा? पुमंग। तो आज जो हम पढ़ेंगे वह तीसरा चक्र, जिसका नाम है पुमंग। पुमंग। एंड्रोसियम। तो हम लोग पढ़ेंगे पुमंग यानी कि एंड्रोसियम के बारे में। ठीक है, तो सबसे पहले हम आपको इसका फिगर बना के समझाते हैं। सिर्फ हम यहाँ पुमंग लेंगे, ठीक है, उसके बारे में। यहाँ ध्यान से देखिएगा, यहाँ और इस तरह से हम विकास करते हैं। तो ये जो संरचना है इसको क्या कहा जाता है? पुमंग कहा जाता है। क्या कहा जाता है? पुमंग। अब ध्यान से देखिएगा, इतना वाला जो भाग है इसका नाम होता है परागकोश। इसको क्या बोलते हैं? परागकोश। इसको क्या बोलते हैं? परागकोश, यानी कि एंथर। क्या बोलते हैं? एंथर। ये जो वाले भाग है इसको बोलते हैं तंतु। इसको क्या बोलते हैं? तंतु। इंग्लिश में बोलते हैं फिलामेंट। इंग्लिश में क्या बोलते हैं? फिलामेंट। क्या इतना बात समझ में आ गया? ये जो ऊपर वाली संरचना है और ये जो नीचे वाली संरचना है, उसका दोनों का अलग अलग नाम है। जो ये ऊपर वाला संरचना है इसका क्या नाम है? एंथर यानी कि परागकोश। और ये जो नीचे वाला संरचना है इसका क्या नाम है? तंतु। इस दोनों संरचना को मिला के एक साथ कहा जाता है, ध्यान से समझिएगा, ये पूरे जो हम ये लाइन खींचे दोनों का, इस संरचना को बोला जाता है पुंकेसर। पुंकेसर। हम क्या बोल रहे हैं यहाँ? पुंकेसर, यानी कि इंग्लिश में बोलते हैं एस्टेमन। पुंकेसर। पुंकेसर क्या है आपको इससे पहले भी बता चुके हैं। इसको हम बोलते हैं पुष्प का ये है नर भाग। पुष्प का कौन सा भाग है? ये नर भाग। पुष्प का ये कौन सा भाग है? नर भाग। लेकिन हम यहां लिखे हैं पुमंग। तो क्या होता है? इसका मतलब हुआ कि पुंकेसर के समूह को, पुंकेसर के समूह को बोलते हैं पुमंग। अगर आपको कोई पूछे कि पुंकेसर के समूह को क्या कहते हैं, तो पुमंग कहते हैं।
पुंकेसर के समूह को क्या कहते हैं? पुमंग कहते हैं। ठीक है, पुंकेसर के जो समूह रहता है उसको हम पुमंग कहते हैं। परागकोश और तंतु को मिला के पुंकेसर बोलते हैं। पुंकेसर कौन सा भाग है? एक नर भाग है। कौन सा भाग है? नर भाग है। और पुंकेसर के जो समूह होता है इसको क्या कहा जाता है? पुमंग कहा जाता है। इतना बात अच्छे समझ में आ गया? ठीक है, अब पुंकेसर किसके लिए प्रयोग किया जाता है? ध्यान समझिएगा, सिर्फ एक ठो है, ये एक पुंकेसर देख रहे हैं तो इसको पुंकेसर कहेगा। लेकिन अगर यही पुंकेसर कई हो जाता, मान लीजिए कि यहां एक हम पुंकेसर बनाए, यहां से, फिर यहां से दूसरा पुंकेसर निकला, फिर यहां से ये पुंकेसर निकला, ये समूह हो गया, तो इसको ही हम कहते हैं पुमंग। इसको बोलते हैं पुमंग। इसके समूह को क्या बोलते हैं? पुमंग। क्या इतना बात समझ में आ गया? पुंकेसर के जो समूह होता है उसको बोलते हैं पुमंग। क्या ये अच्छी तरीके से आपको समझ में आ गया? यहां एक से अधिक पुंकेसर था इसीलिए इसको कहा गया पुमंग, लेकिन सिर्फ एक ही ये रहेगा संरचना तो हम इसको बोलेंगे पुंकेसर। तो क्या बात समझ में आ गया? इसका मतलब हुआ क्या? पुमंग के इकाई को पुंकेसर कहा जाता है। पुमंग इकाई क्या कहा जाता है? पुंकेसर कहा जाता है। और पुंकेसर के समूह को पुमंग कहा जाता है। ये दोनों बात आपको अच्छे से याद होना चाहिए। पुंकेसर के इकाई को क्या कहा जाता है? पुमंग। और पुमंग के इकाई को पुंकेसर कहा जाता है। पुंकेसर के समूह को पुमंग कहा जाता है। इतना समझ में आ गया? अब हम इसके बारे में कुछ पॉइंट आपको लिखते हैं, उसको भी समझिए ध्यान से। पहला बात, ये जो खास करके चक्र है आपको बताए थे, ये यहां से काउंटिंग करें 1 2 3, यह तीसरा चक्र है। ये जो पुमंग है कौन सा चक्र है? तीसरा चक्र है। यह तीसरा चक्र है। तो आपको अगर क्वेश्चन पूछेगा कि पुमंग पुष्प का कौन सा चक्र है, तो पुमंग जो है पुष्प का तीसरा चक्र है। कौन सा चक्र है? तीसरा चक्र है। या पूछेगा पुंकेसर पुष्प का कौन सा चक्र है? तीसरा चक्र है। क्या इतना समझ में आ गया? पुमंग भी पूछेगा तो तीसरा चक्र ही, पुंकेसर भी पूछेगा तीसरा चक्र ही। क्योंकि पुंकेसर शब्द जो प्रयोग किया जाता है सिर्फ इकाई के लिए, जब एक होता तब इकाई के लिए पुंकेसर प्रयोग किया जाता, लेकिन अगर एक से अधिक होता तो उसके लिए पुमंग प्रयोग किया जाता। तो दोनों तो एक ही हुआ, दोनों उसी को डिनोट कर रहा। इसीलिए पुंकेसर भी तीसरा चक्र, पुमंग भी कौन सा चक्र है? तीसरा चक्र। क्या ये इतना बात समझ में आ गया अच्छे तरीके से? ठीक है, दूसरा याद कीजिए, ये जो पुंकेसर है पुष्प का नर वाला भाग है। कौन सा भाग है? नर वाला भाग। अगर ये नर भाग है पुष्प का, इसका मतलब हुआ कि इसमें निर्माण होगा किसका? याद कीजिए, नर वाले भाग में मेल गैमीट का निर्माण होगा, यानी कि इसमें नर युग्मक का निर्माण होगा। किसका निर्माण होगा? नर युग्मक का। तो यदि नर युग्मक का इसमें निर्माण होगा तो इसका मतलब हुआ कि ये आवश्यक चक्र है। कौन सा चक्र है? आवश्यक चक्र। क्यों आवश्यक चक्र है? क्योंकि आपको जानते हैं आप कि अगर कोई भी जीव लैंगिक जनन कर रहे हैं तो उसमें मेल गैमीट और फीमेल गैमीट का मिलना अनिवार्य है। अगर मेल गैमीट और फीमेल गैमीट नहीं निर्माण होगा और नहीं, हम लोग जो पढ़ रहे हैं यह पुमंग पुष्प का कौन सा चक्र है? तीसरा चक्र है। पुमंग पुष्प का कौन सा चक्र है? तीसरा चक्र है। पुमंग जो है पुष्प का तीसरा चक्र है। ये अच्छे तरीके से समझ में आ गया। दूसरा बात आपको हम अच्छे तरीके से बताए थे, ये जो खास करके पुमंग है यानी कि पुंकेसर नर वाला जो भाग है, इसमें निर्माण होता है मेल गैमीट यानी कि नर युग्मक का निर्माण होता है। ये निर्माण करता है किसका? नर युग्मक, मतलब परागकण का। किसका निर्माण करता? परागकण का, या बोल सकते हैं नर युग्मकोद्भिद। तो इसका मतलब हुआ कि ये आवश्यक चक्र है, ये सहायक चक्र नहीं होगा, क्योंकि यह अगर मेल गैमीट नहीं होगा और फीमेल गैमीट का संयोग नहीं होगा तो आगे प्रोसेस लैंगिक जनन नहीं हो पाएगा। ठीक है, तो इसका मतलब हुआ कि ये आवश्यक चक्र है। कौन सा चक्र है? आवश्यक चक्र। तो मतलब हम दूसरा बात लिख सकते हैं, यह आवश्यक चक्र है। कौन सा चक्र है? ये आवश्यक चक्र है। कौन सा चक्र है? ये आवश्यक चक्र है। क्या ये बात आपको समझ में आ गया? ये तीसरा चक्र है, दूसरा क्या है? यह आवश्यक चक्र है। ये तीसरा चक्र है और यह आवश्यक चक्र है। दो बात आपको अच्छे से समझ में आ गया। अब तीसरा बात हम इसमें क्या लिख सकते हैं, अगर आप यहां ध्यान से समझिएगा तो इसके लिए हम जो तीसरा बात लिखेंगे तो लिख सकते हैं पुमंग या पुंकेसर पुष्प का नर भाग है।
पुष्प कौन सा भाग है? यह जो पुष्प का है नर भाग है, पुष्प का यह नर भाग है। ये पुष्प का कौन सा भाग है? नर भाग है। यानी कि तीसरा नंबर हम क्या लिख सकते हैं इसको? ये पुष्प का कौन सा भाग है? नर भाग है। पुष्प का नर भाग है। कौन सा भाग है? नर, यानी कि मेल सेक्स ऑर्गन है। ये कौन सा है? मेल सेक्स ऑर्गन है। आप यहां लिख सकते हैं मेल सेक्स ऑर्गन। ये कौन सा भाग है? मेल सेक्स ऑर्गन है। कौन? पुंकेसर या पुमंग, पुंकेसर या पुमंग मेल सेक्स ऑर्गन है। दूसरा, यानी कि हम चौथा नंबर में इसके बारे में क्या लिख सकते हैं? आप अच्छे तरीके से अभी हम समझाए थे, पुमंग के इकाई को पुंकेसर कहा जाता है। ये बात भी आप लिख सकते हैं। पुमंग, ये जो पुमंग है, पुमंग के इकाई, पुमंग के इकाई को बोलते हैं पुंकेसर। क्या बोलते हैं? पुंकेसर। तो पुमंग की इकाई को क्या बोलते हैं? पुंकेसर। यानी कि पुमंग की इकाई को कहते हैं पुंकेसर। पुमंग की इकाई क्या बोलते हैं? पुंकेसर। अब पांचवा में हम यही लिखेंगे, इसका विपरीत, पुंकेसर, पुंकेसर के समूह, पुंकेसर के समूह को पुमंग कहते हैं। पुंकेसर के समूह को क्या कहते हैं? पुमंग कहते हैं। पुंकेसर के समूह को क्या कहते हैं? पुमंग कहते हैं। पुमंग की इकाई को क्या कहते हैं? पुंकेसर। ये कौन सा भाग है? पुष्प का नर वाला भाग है। ये कौन सा चक्र है? तीसरा चक्र है। और ये कैसा चक्र है? आवश्यक चक्र है। तो ये आप अभी 5 पॉइंट समझे अच्छे तरीके से। किसके बारे में? पुमंग के बारे में। किसके बारे में? पुमंग के बारे में। उसके बाद छठा में आप ये लिख सकते हैं कि पुंकेसर के 2 भाग होते हैं। पुंकेसर, पुंकेसर के 2 भाग होते हैं। पुंकेसर कितने भाग होते हैं? 2 भाग। पुंकेसर के 2 भाग होते हैं। अब बोलेंगे सर कौन कौन भाग होते हैं? तो पुंकेसर का जो पहला भाग होता है, चलिए आप यहां से लिखिए, फिलामेंट यानी कि तंतु। मतलब इसका मतलब हुआ कि ए नंबर में आप लिख सकते हैं तंतु। क्या लिख सकते हैं? तंतु यानी कि फिलामेंट। और बी नंबर में लिख सकते हैं परागकोश। बी नंबर में क्या लिख सकते हैं? परागकोश। यानी कि इसका मतलब हुआ कि पुमंग या पुंकेसर के 2 भाग होते हैं। एक होते हैं तंतु, दूसरा होता है परागकोश। तंतु इस परागकोश को सहारा देने का काम करता है। ये जो खास करके तंतु है, परागकोश को सहारा देने का काम करता है। ये जो तंतु है थैलेमस से जुड़ा होता है। किससे जुड़ा रहता है? थैलेमस से, यानी कि पुष्पासन से। किससे जुड़ा रहता? ये जो तंतु है पुष्पासन से जुड़ा रहता। कुछ ऐसे पुष्प भी है जो ये तंतु जुड़ा रहता है, ये ओवरी यानी कि अंडाशय से। किससे जुड़ा रहता? अंडाशय से। ये तंतु का क्या काम है? इस परागकोश को सहारा देना। अब इस परागकोश का क्या काम है? ये परागकोश के अंदर होगा क्या? लघु बीजाणुधानी, उसमें निर्माण होगा परागकण यानी कि नर युग्मक यानी कि मेल गैमेट या नर युग्मकोद्भिद का निर्माण होगा। अब हम लोग पढ़ लिए। अब हम लोग जो पढ़ेंगे वह पढ़ेंगे स्त्री केसर यानी कि जायांग के बारे में पढ़ेंगे। चौथा चक्र के बारे में पढ़ेंगे। किसके बारे में? जायांग के बारे में। अब जो हम लोग पढ़ेंगे वह होगा चौथा चक्र, जिसका नाम होगा जायांग। क्या नाम होगा? जायांग। हम लोग पढ़ेंगे चौथा चक्र जायांग। किसके बारे में पढ़ेंगे? चौथा चक्र जायांग, जिसका क्या नाम है? जायांग। हम आपको इसका फिगर बना के दिखाते हैं। जायांग, ध्यान से देखिए, सिर्फ हम जायांग का भी फिगर यहाँ बनाएंगे और दूसरा कुछ भी नहीं। ये संरचना इस तरह से नीचे कीजिए, ठीक है। ये संरचना भी आपको सीखना अनिवार्य है, ठीक है। यहां से इसको ऐसे कीजिए, ठीक है। तो ये जो संरचना खास करके निर्माण हुआ, किसका निर्माण हुआ? ये जायांग का, ठीक है। इतना वाला जो पार्ट है इसका नाम है वर्तिकाग्र। इसका नाम है वर्तिकाग्र। इसका नाम है वर्तिका। इसका क्या नाम है? वर्तिका। और इसका नाम है अंडाशय। इसका नाम है अंडाशय। इसका नाम है अंडाशय। इसका नाम है वर्तिका। इसका नाम है वर्तिकाग्र। क्या नाम है? वर्तिकाग्र। यानी कि हम इसको बोलते हैं स्टिग्मा। इसको बोलते हैं स्टिग्मा, इसको बोलते हैं स्टेल, इसको बोलते हैं ओवरी। मतलब मतलब ये जायांग जो आप देख रहे हैं इसमें 3 प्रकार की संरचना है। जो ऊपर में फुली हुई संरचना है यानी शीर्ष वाले भाग है उसका नाम है वर्तिकाग्र, स्टिग्मा।
ये जो बीच वाला भाग एक पतली नली से जैसी है उसको बोलते हैं वर्तिका यानी कि एस्टेल। क्या बोलते हैं? एस्टेल। समझ में आ रहा है अच्छे तरीके से? अब ये जो फुला हुआ संरचना है नीचे वाले भाग है इसको बोलते हैं ओवरी यानी कि अंडाशय। ओवरी अंडाशय। ठीक है। अब इस तीनों को एक साथ आप बोलिएगा और लिखा जाता है इसको स्त्री केसर। स्त्री केसर। क्या लिखा जाता? स्त्री केसर। तो इसका मतलब हुआ कि इसके नाम में ही छुपा हुआ है सब कुछ। इसको हम क्या बोलते हैं? स्त्री केसर। तो ये जो हुआ पुष्प का फीमेल सेक्स ऑर्गन हुआ, मादा अंग, मादा भाग। कौन सा भाग हुआ? मादा भाग। कौन सा भाग हुआ? मादा भाग। यानी कि हम बोलेंगे फीमेल सेक्स ऑर्गन। इसको क्या बोलेंगे? फीमेल सेक्स ऑर्गन। आपको ऐसे समझ में आ गया? ये तीनों पार्ट को एक साथ बोलते हैं स्त्री केसर। क्या बोलते हैं? स्त्री केसर। इसको क्या बोलते हैं? स्त्री केसर। स्त्री केसर के समूह को, स्त्री केसर के समूह को, स्त्री केसर के समूह को बोलते हैं जायांग। स्त्री केसर के समूह को क्या बोलते हैं? जायांग। स्त्री केसर के समूह को क्या कहा जाता? जायांग। यानी कि स्त्री केसर के समूह को क्या कहा जाता? जायांग। क्या ये अच्छे से समझ में आ गया? अभी हम आपको बताएं ये जायांग का संरचना बनाए। ये जो ऊपर वाले भाग है इसका नाम है वर्तिकाग्र, स्टिग्मा, वर्तिका। ये जो पतली सी पाइप है इसको बोलते हैं वर्तिका स्टाइल। उसके बाद अंडाशय यानी कि ओवरी। इस तीनों संरचना को मिला के एक साथ कहा जाता है स्त्री केसर। क्या कहा जाता? स्त्री केसर। स्त्री केसर के समूह को कहा जाता है जायांग। क्या कहा जाता? जायांग। स्त्री केसर कौन सा भाग है? फीमेल सेक्स ऑर्गन यानी कि मादा वाले भाग है। ठीक है। अब हम इसके बारे में कुछ पॉइंट आपको लिखते हैं। याद कीजिए यहां 3 चक्र था तो इसका जो नाम होगा ये चौथा चक्र होगा। तो पहला बात, यह पुष्प का चौथा चक्र है। कौन सा चक्र है? चौथा चक्र। यह पुष्प का कौन सा चक्र है? चौथा चक्र है। तो पहला बात तो आप ये लिख सकते हैं यह जो पुष्प का है चौथा चक्र है। कौन सा चक्र है? चौथा चक्र है। यह पुष्प कौन सा चक्र है? चौथा चक्र है। यह पुष्प कौन सा चक्र होगा? चौथा चक्र होगा। दूसरा, ये अगर फीमेल सेक्स ऑर्गन है तो इसमें क्या निर्माण होगा? निर्माण होगा फीमेल गैमेट यानी कि मादा युग्मक। अगर इसमें मादा युग्मक निर्माण कर रहा है तो हम जानते हैं जो गैमेट का निर्माण करता है उसको आवश्यक चक्र माना जाता है। कौन सा चक्र माना जाता? आवश्यक चक्र। जो भी अंग फीमेल गैमेट का निर्माण करेगा उसका नाम होगा आवश्यक चक्र। तो ये भी है आवश्यक चक्र। ये कौन सा चक्र है? आवश्यक चक्र। ये कौन सा चक्र है? ये है आवश्यक चक्र। चौथा चक्र दूसरा, ये है आवश्यक चक्र। अब यह जो खास करके पुष्प का है मादा भाग, यह पुष्प कौन सा भाग है? मादा भाग है। तो हम यहां लिखेंगे यह मादा भाग है। कौन सा भाग है? ये मादा भाग है। यह पुष्प का मादा भाग है। यह पुष्प कौन सा भाग है? यह जो पुष्प का है मादा भाग है। ये चौथा चक्र हुआ, आवश्यक चक्र हुआ। यह पुष्प का मादा भाग हुआ। कौन सा भाग हुआ? मादा भाग। उसके बाद हम इसके बेस पे भी वही बात लिखेंगे। क्या लिखेंगे? यहां अगर आपको लिखाना है तो आप लिख सकते हैं जायांग, जायांग के इकाई को, जायांग के इकाई को स्त्री केसर कहते हैं। जायांग की इकाई को क्या बोलते हैं? स्त्री केसर। जायांग की इकाई को क्या कहते हैं? स्त्री केसर। उसके बाद लिख सकते हैं स्त्री केसर, स्त्री केसर, स्त्री केसर के समूह को, स्त्री केसर के समूह को जायांग कहते हैं। क्या कहते हैं? जायांग कहते हैं। स्त्री केसर के समूह को क्या कहते हैं? जायांग। और जायांग की इकाई को क्या कहते हैं? स्त्री केसर कहते हैं। यहां से क्वेश्चन पूछने का अधिक ही चांस होता है और अधिक ही पूछा जाता है। यहां से पूछेगा जायांग के इकाई को क्या बोलते हैं? स्त्री केसर। जायांग की इकाई को क्या बोलते हैं? स्त्री केसर। यह पूछेगा क्वेश्चन स्त्री केसर के समूह को क्या कहते हैं? जायांग कहते हैं। क्या कहते हैं? जायांग कहते हैं। ये दोनों बात आपको अच्छे तरीके से याद होना चाहिए। ये समझ में आ गया अच्छे तरीके से? यह कौन सा चक्र है पुष्प का? चौथा चक्र है। यह आवश्यक चक्र है। यह मादा भाग है। ये जायांग की इकाई को स्त्री केसर बोलते हैं। स्त्री केसर के समूह को क्या बोलते हैं? जायांग बोलते हैं। अब ध्यान से देखिए ये जो खास करके स्त्री केसर के होते हैं 3 भाग होते हैं, वर्तिकाग्र, वर्तिका, अंडाशय। हम ये भी लिख लेंगे कि स्त्री केसर के 3 भाग होते हैं। स्त्री केसर के कितने भाग होते हैं? 3 भाग होते हैं। अब हम यहां लिखेंगे
स्त्रीकेसर के तीन भाग होते हैं। स्त्रीकेसर कितने भाग होते हैं? 3 भाग। स्त्रीकेसर कितने भाग होते हैं? 3 भाग। पहला भाग का हम नाम लिखते हैं यहां से, अंडाशय। पहला भाग का नाम है अंडाशय। क्या नाम है? अंडाशय। दूसरा भाग का नाम है वर्तिका। दूसरा भाग का क्या नाम है? वर्तिका। और तीसरा भाग का नाम है वर्तिकाग्र। वर्तिकाग्र। तो अगर आपको पूछेगा स्त्रीकेसर के कितने भाग होते हैं, तो स्त्रीकेसर कितने भाग होते हैं? 3 भाग। स्त्रीकेसर कितने भाग होते हैं? 3 भाग। एक अंडाशय, दूसरा वर्तिका, तीसरा वर्तिकाग्र। क्या होता है? वर्तिकाग्र। थोड़ा सा इसके बारे में भी हम लोग जान जाते हैं। अंडाशय खास करके जब निषेचन हो जाता तो अंडाशय फल में बदलता है। किसमें बदल जाता है? अंडाशय फल में बदल जाता है। किसमें बदलता है? अंडाशय फल में। और इसी अंडाशय वाले भाग में निर्माण होगा मादा युग्मक का। किसका निर्माण होगा? मादा युग्मक का निर्माण होगा। वर्तिकाग्र, ये जो खास करके वर्तिकाग्र है, इसके बारे में हम क्या क्या जान सकते हैं? इस वर्तिकाग्र जो है, खास करके वर्तिकाग्र, इस अंडाशय और ये वर्तिका जो है वर्तिकाग्र और अंडाशय को जोड़ कर रखता है। या अंडाशय को जोड़ता है, या बोल सकते हैं अंडाशय को वर्तिकाग्र से जोड़ता है। कौन? वर्तिका। कौन जोड़ता है? वर्तिका, यानी कि स्टाइल। अब ये जो वर्तिकाग्र है, अब ये वर्तिकाग्र जो ये फुला हुआ संरचना है, शीर्ष वाला भाग, ये संरचना कैसा होता है? ये चिपचिपा होता है। क्या होता है? चिपचिपा। ठीक है। चिपचिपा क्यों होता है? जब इस पे कोई भी कीड़े यानी कोई भी एजेंट आके बैठेगा तो अगर उसके पैर में परागकण होगा तो परागकण भी चिपचिपे होता है, जो परागकण इसके ऊपरी भाग पे चिपक जाएगा। तो आपको याद रखना होगा वर्तिकाग्र कैसा होता? चिपचिपा। वर्तिकाग्र कैसा होता? चिपचिपा होता। कैसा होता? चिपचिपा। या फूला हुआ संरचना समझ सकते हैं। वर्तिका के अपेक्षा कैसा होता? फुला हुआ संरचना होता है। ये बात अच्छे समझ में आ गया। दूसरा हम ये समझ सकते हैं, ये जो वर्तिकाग्र वाले भाग है परागकण का ग्रहण करता, मतलब ये परागकण को अपने ऊपर रखते हैं। ये बात समझ में आ गया। तो आज हम चारों चक्र को खत्म हो गया, मतलब हम चारों चक्र को आज पढ़ लिए। अब इसके जो आगे पढ़ेंगे, जो भी जीव खास करके लैंगिक जन करते हैं उसमें 3 घटना घटते हैं। तो उस तीनों घटना के बारे में अब हम लोग जानेंगे। याद रखिएगा, हम 4 चक्र अभी तक इसमें पढ़ा दिए हैं।